शादी के 8 साल बाद आज मैंने सोचा है क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना ज़ाती तजर्बा जो मुझे 8 साल की शादी के बाद हासिल हुआ शेयर करूं। आज मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को जो कि शादी से के हवाले से हैं डिस्कस करूंगी। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। तो यकीन जानिए अपने इस शादीशुदा करियर में मैंने कोई ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें इस बात से कोई फ़र्क पड़ता हो कि शादी मोहब्बत की हुई है या मजबूरी से। शादी के बाद हर शादी तो शादी ही होती है। मैंने ऐसी बहुत सी शादियां देखी हैं जहां लव मैरिज के बाद भी लव बरकरार रहा, और ऐसी बहुत सी शादियां देखी जहां अरेंज मैरिज करने वाले खावंद अपनी बीवियों को हीर बनाकर खुद रांझा बन गए। मेरी राय ये है कि आपको अपना फ़ैसला अपनी सोच और अपनी कंफर्ट के मुताबिक करना चाहिए। कुछ लोग अरेंज मैरिज को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की अरेंज मैरिज करवाना एक जुल्म है, और कुछ लोगों को अरेंज मैरिज ज़्यादा आइडियल लगती है। ये सब शादी से पहले आपकी नफ्सियात पर मुनहसर है। शादी के बाद ज़िंदगी कैसी होगी इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है इस बात का कि आपने शादी लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज। अगला टॉपिक जो शादी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो है हुस्न यानी ब्यूटी और शादी में इसका रोल। तो क्या आप एक खूबसूरत इंसान से शादी करके ही खुश रह सकते हैं? और ज़ाहरी शख्सियत, रंग, सूरत, इस सब का शादीशुदा ज़िंदगी में क्या किरदार है? क्यों हमारे माशरे में लड़कियों के कद, गोरे रंग को अच्छी शादी की ज़मानत समझा जाता है? यहाँ पर भी मसला आपकी अपनी सोच का है। कुछ लोग फितरी तौर पर हुस्न परस्त होते हैं और हुस्न को तरजीह देते हैं। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत में खूबसूरती शर्त नहीं होती। बानो कुद्सी और इशफाक अहमद मेरे आइडियल कपल हैं। बानो आपा ने कहा था कि मेरे लिए इशफाक अहमद जैसे खूबरू इंसान से मोहब्बत करना बहुत आसान थी क्योंकि मैं फ़ितरतन हुस्न परस्त हूँ। मगर इशफाक साहब को मुझसे सच्ची मोहब्बत हुई होगी क्योंकि मैं उनकी तरह ऐसी खूबसूरत तो नहीं थी कि वो मेरे हुस्न के बाइस मुझसे मोहब्बत कर बैठते। मेरी फ़ितरत भी बानो आपा वाली ही है। मुझे हमेशा से मालूम था कि मैं किसी मोटे पेट वाले और छोटे कद के इंसान से शादी नहीं करूँगी। मेरे हुस्न का आइडियल था अमिताभ बच्चन, डार्क, टॉल एंड हैंडसम। और कुदरत कभी-कभी हमारे पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान होती है। आपकी ख्वाहिश पूरी कर देती है, मगर हर किसी के लिए खूबसूरती मगर हर किसी के लिए खूबसूरती पसंदीदगी का सबब नहीं होती, और शादीशुदा ज़िंदगी में भी इस खूबसूरती का कोई रोल नहीं। असल रोल तो एक इंसान के किरदार का है। खूबसूरत शख्स अगर बदकिरदार हो तो आपकी ज़िंदगी अजीरन कर देगा। इसलिए ऐसी लड़की या लड़के का शादी के लिए इंतखाब ना करें जो सिर्फ़ खूबसूरत हो और उसमें उस अलावा कोई भी खूबी ना हो। इंसान को शक्ल व सूरत सिर्फ़ शादी के 1-2 साल तक पुरकशिश लगती है, और बाज़ औक़ात तो इससे पहले भी ये कशिश ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इंसान के तौर अतवार, आदतें, ख़सलतें हुस्न की चमक को मांद कर देते हैं। अगर आप कोई भला के खुशकिस्मत हैं तो आपको ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसका किरदार और शक्ल दोनों खूबसूरत हों, वरना आम तौर पर किरदार को शक्ल पर तरजीह देनी चाहिए, तभी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। अच्छे किरदार वाला इंसान जो आपको मिला है, अगर वो आपकी नज़र में खूबसूरत है तो ये चेरी ऑन द टॉप है। आप भी मेरे और बानो कुद्सिया जैसे खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हैं। मगर सिर्फ़ खुशकिस्मत होना भी यकीन जानिए कोई मामूली बात नहीं है। शादी के बाद मोहब्बत। शादी के बाद मोहब्बत जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे। शादी के बाद जो मोहब्बत मियाँ बीवी के दरमियान होती है, ये शादी से पहली वाली मोहब्बत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। शादी के बाद मोहब्बत कभी अंधी नहीं होती। शादी से पहले वाली मोहब्बत ज़्यादातर अंधी ही होती है। शादी के बाद मोहब्बत सिर्फ़ लेने और देने का नाम है। सिर्फ़ लेने या सिर्फ़ देने का नाम नहीं। मगर फिर भी ये बात याद रखिएगा, मोहब्बत की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये कभी ना कभी पत्थर का सीना भी चीर ही देती है। हम में से अक्सर ने ये जुमला सुना होगा कि मोहब्बत एज़ाज़ की तरह मिलनी चाहिए, भीख की तरह मांग-मांग के नहीं। और जब किसी को ये एज़ाज़ी मोहब्बत नहीं मिलती तो वो मोहब्बत से मुँह फेर लेते हैं।
आखिर हम मोहब्बत हासिल ही क्यों करना चाहते हैं? एक खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप मोहब्बत दें, ना कि मोहब्बत की डिमांड करें। मोहब्बत देना सबसे अहम अमल है शादी की खुशहाली में। कभी अपनी बीवी या ख़ावंद से ऐसी मोहब्बत करके तो देखें जैसी आप अपनी सगी औलाद से करते हैं। कभी उनकी बर्थडे भी वैसे ही दिल से मनाएं जैसे आप अपने बच्चों की मनाते हैं, या कभी उनको भी बग़ैर किसी गर्ज़ के कोई तोहफ़ा दें। अगर एज़ाज़ी मोहब्बत जवाब में ना भी मिली, फिर भी आप देखेंगे कि आपके साथ होने वाले तल्ख़ रवैये में कमी ज़रूर आएगी। और कुछ लोगों की फ़ितरत में मोहब्बत देना लिखी ही नहीं होती। वो ऐसे खुद गर्ज़ मादे होते हैं कि वो कभी किसी को मोहब्बत नहीं दे सकते। अगर आप अपना ज़हनी सुकून चाहते हैं, तो एक हद तक ऐसे लोगों से निबाह करें, क्योंकि इंसान की फ़ितरत है कि वो हर एक्शन का रिएक्शन चाहता है। अना यानी ईगो। शादीशुदा ज़िंदगी में जो अंसर मोहब्बत से भी ज़्यादा अहम है वो ईगो का है। मैंने आज तक कभी कोई ऐसी शादी कामयाब होते नहीं देखी जहां मियाँ बीवी दोनों में शदीद ईगो हो। ऐसी शादी का अंजाम तलाक ही होता है। बच्चों की मौजूदगी भी ऐसी शादी को बचा नहीं सकती। इसके बरक्स अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अपनी अना का ताबनाक बुत है और अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो यकीन जानिए इसमें सारा किरदार उसके पार्टनर का है, जिसने अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करके अपने जीवन साथी की अना को सहारा हुआ है। ये किसी आम इंसान की बात नहीं होती। अक्सर लोगों को ऐसा इंसान बहुत खुश नज़र आता है और उन्हें महसूस होता है कि इसको अपनी इज़्ज़त नफ्स की कोई बड़ी भारी कीमत मिल रही होगी, तभी ये बखुशी उसे पामाल करवाई जा रहा है और अपनी शादी में खुश है। मगर यकीन जानिए, जो इंसान किसी की इज़्ज़त नफ्स का ख़्याल ना रखे, क्या वो किसी को कोई भारी कीमत अदा कर सकता है? ये अपनी सिर्फ़ मोहब्बत और ख़लूस की कीमत खुद ही अदा कर रहे होते हैं और अपनी शादी बचा लेते हैं। ये अना का मसला हमारे माशरे का एक नसूर है। इस पर मैंने एक तहरीर अलग से लिखी हुई है, मगर मैं अपने तजर्बे से सिर्फ़ ये कहूँगी कि अगर झुकने से आपकी अना को ठेस पहुँचती है तो झुक जाया करें, मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखना भी सीखें। शादी और बच्चे, क्या 90% शादियां सिर्फ इसलिए चल रही होती हैं क्योंकि बच्चे हो जाते हैं और बच्चे माँ बाप को कभी अलग नहीं होने देते? क्या ऐसी शादी का कोई तसव्वुर नहीं मुमकिन जिसमें औलाद शामिल ना हो? हमारे माशरे में यहाँ शादी हुई और वहाँ बच्चे हुए, और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपको अपने बच्चों के माँ या बाप से मोहब्बत ना हो। मियाँ बीवी का रिश्ता माँ बाप का रिश्ता बन जाता है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो जोड़ा जिनकी कोई औलाद ना हो और वो खुशी खुशी एक दूसरे से मोहब्बत की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, क्या वही सच्ची मोहब्बत करते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि औलाद माँ बाप के करीब लाती है, इनके दरमियान एक ताल्लुक़ का ज़रिया बन जाती है। मगर इस माशरे में अगर कोई बीवी अपने खावंद को बाप ना बना सके या सिर्फ बेटे का ही बाप ना बना सके, तो उस शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी कैसी होगी ये हम सब जानते हैं। कभी तलाक और कभी दूसरी शादी, जिसकी वजह होती है सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे। हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि दो लोग एक दूसरे से चाहते क्या हैं, बच्चा, बेटा या मोहब्बत। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है आइडियल। एक आइडियल का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी हमाकत है। शादी से पहले या बाद में हम कुछ लोगों को अपना आइडियल हस्बैंड या आइडियल वाइफ समझ लेते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने ख़ुद आपको बताया कि मेरा आइडियल किरदार जो था वो इशफ़ाक़ अहमद का था। मतलब मुझे लगता था कि एक इंसान का जो करैक्टर है ना, और जो अक्ल व फ़हम है, वो इशफ़ाक़ अहमद से मिलती जुलती होनी चाहिए। और शक्ल व सूरत में मुझे अमिताभ बच्चन पसंद थे। फिर मेरे हस्बैंड का नाम भी इशफ़ाक़ अहमद से इंतहाई मुमासिल था, तो मुझे यकीन हो गया कि मुझे तो इशफ़ाक़ अहमद ही मिले हैं। और वैसे उन्हें भी यकीन हो गया कि मुझे तो बानो कुदसिया जैसी ही शरीके सफ़र मिली है। मगर हकीकत यह है कि ना तो मैं बानो कुदसिया हूँ और ना वो इशफ़ाक़ अहमद। हम हैं, हम मुख्तलिफ़ हैं। हम हमेशा अच्छे या बुरे नहीं होते, हम हमेशा सही या गलत भी नहीं होते, मगर हम मुख्तलिफ़ ज़रूर होते हैं। बाज़ औक़ात वो खूबियाँ जिन पर हम मरते हैं, वो हमें नुकसान भी पहुँचाती हैं। मेरी अक्सर सहेलियाँ अपने शौहरों को बेवकूफ़ बना लेती हैं, मगर जिस तरह का आइडियल ज़हीन ख़ावंद में, उसे बेवकूफ़ बनाना आज तक मेरे लिए नामुमकिन रहा है। और मेरे हस्बैंड से पूछें कि उसे एक पढ़ी लिखी बीवी को कन्विंस करना कितना मुश्किल है, उससे दलाइल देकर बहस करना और लफ्ज़ों का वार खाना कैसा है।
تو آئیڈیل نہ کھیلیں۔ تو یہ تو صرف مذاق کی بات ہے، مگر انسان کو کبھی اپنی توقعات کے مطابق زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا۔ سمجھوتا شادی شدہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آئیڈیل سے آئیڈیل انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی، ہم اگر زندگی گزارتے ہیں نا، تب بھی ہمیں اس میں کچھ ایسی خصوصیات ضرور ملیں گی جو آپ کو زچ کرتی ہوں گی۔ اس لیے انسان میں ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ آئیڈیل انسان کی نہیں بلکہ کسی اعلیٰ ظرف انسان کی تلاش کریں، اور میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ لاسٹ ٹاپک جو میں ڈسکس کر رہی ہوں وہ ہے شادی اور آزادی۔ شادی میں آزادی جو ہے نا، یہ مشرقی معاشرے میں سب سے معدوم اور سب سے کم اہمیت کا حامل عنصر ہے۔ مغرب میں شخصی آزادی، پرسنل سپیس، یہ سب نظریات بہت زیادہ قابل قبول ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ایسے کپل کو کوئی قبول نہیں کرتا جو اپنی پرسنل سپیس کی بات کرے، یا ایسی بہو جو جوائنٹ فیملی میں نہ رہنا چاہے، کسی کو بھی قبول نہیں۔ یہاں بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کو قید کرے، اور خاوند چاہتا ہے کہ وہ عورت کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے رکھے۔ ایک بہت مشہور شعر ہے جو کہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کو آتا ہے قید کرنے کا فن، سب پابندیاں اٹھا دی ہیں اس نے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے کسی کو پیار اور محبت سے قید کیا جاتا ہے اور بیجا پابندیوں سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تحریر کی طوالت کے باعث اسے یہیں پر میں ختم کر رہی ہوں۔ جو باتیں میں نے آج آپ سے ڈسکس کریں، اگلے سال اپنی شادی کی سالگرہ پہ پھر میں شادی کے بارے میں کچھ ضرور لکھوں گی۔ تب تک